नमस्कार फ्रेंड्स। दरोगा और बिहार एसएससी के लिए इस चैनल पर जो जीएस के प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, ये उसका सेट नंबर 10 है फ्रेंड्स। 9 सेट ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड है, आप उन्हें देखिए। और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको डेली के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उनको भी अवेलेबल कराया जाता है फ्रेंड्स। हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले सवाल को। तो पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर मैं दूंगा आपको थोड़ी देर पहले बाद। अभी आप समझ लीजिए, देखिए यहाँ दो कन्याकुमारी को भी माना जाता है और इंदिरा पॉइंट को भी माना जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सवाल में केवल भारत बोला है। अगर भारत कहे कि मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तब तो कन्याकुमारी आप टिक करते, लेकिन जब भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछ लिया है तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इंदिरा पॉइंट होगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और मैं यहाँ पे एक आपको मैप दे रखा हूँ, देखिए इसको। इंडिया के जो भी 4 पॉइंट आप इसको याद रखिएगा। अगर भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट पूछ लेता है आपसे तो इसका नाम किबुथु है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और किस राज्य में है तो अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। तो यहाँ से ये भी सवाल हो गया कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक इसी तरह आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है तो गुजरात है फ्रेंड्स। और पूछ ले कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है तो गुहार मोती, याद रखिएगा। इसका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। इसी तरह आपसे अगर पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरम बिंदु कौन सा है, नॉर्दर्न पॉइंट, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपको याद रखना है इंदिरा कॉल, जो सियाचिन के आसपास लद्दाख में पड़ता है। याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि विभाजन के बाद लद्दाख हो गया है, याद रखिएगा। इसी तरह आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो यह है फ्रेंड्स इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है, याद रखना है आपको। लेकिन देखिए, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाता है इसी सवाल में कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, तो फिर कन्याकुमारी हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में है। तो इन बातों में आप डिफरेंस जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की फ्रेंड्स तरफ। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि भारत की कौन सी जो नदी है यह पश्चिम की तरफ फ्लो करती है। जो भारत के मैप बनाते हैं तो भारत की कौन सी नदी जो पश्चिम के दिशा में फ्लो करती है, ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नर्मदा जो है पश्चिम की तरफ फ्लो करती है। बाकी ये तीनों नदियां पूरब की तरफ फ्लो करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैंने एक मैप भी दे रखा है नदियों का, देख लीजिए फ्रेंड्स। ये आप जो रिवर देख रहे हैं, यहाँ जो आपके रिवर दिख रहा है, ये लूनी रिवर है, जो कच्छ के रण में आते आते विलीन हो जाती है। आप ये देखिए, पूरी समुद्र तक नहीं जा पाती है। इन नदियों का अगर आप क्रम याद रखिएगा तो काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। देखिए, ईस्टर्न रिवर तो सब लोग याद रखता है, अगर वेस्टर्न रिवर भी आप याद रखेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण जाएगा। लूनी, फिर साबरमती है, फिर माही है, देन नर्मदा, देन तापी। इनका भी अब क्रम याद रखिएगा। भारत की 4 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, और एक नदी जो लूनी नदी है, यह रन ऑफ कच्छ में, जो कच्छ की खाड़ी है वहाँ पे उसके पहले ही विलीन हो जाती है, याद रखिएगा। तो अकॉर्डिंग आप आंसर देख लिए, नर्मदा जो है पश्चिम की तरफ फ्लो करती है, और यह भी अमरकंटक से निकलती है। आप इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जो नर्मदा है, याद रखिए। तावा रिवर इसकी एक क्या है, सहायक रिवर, इनको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी जो भारत की नदियाँ आप देख लीजिए, दामोदर है, स्वर्णरेखा है, बाघ ब्राह्मणी है फ्रेंड्स, महानंदी है, याद रखिएगा, आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर पेनेरू है, फिर पोलार है, फिर कावेरी है, बेगई है, अर्जुना है। इनका अगर आप क्रम याद रखेंगे फ्रेंड्स तो काफ़ी आपको कई सारे सवाल हेल्प करने में मदद करते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे कोलोरू लेक है, जो कृष्णा नदी के और ये जो गोदावरी के डेल्टा का बीच का है बना हुआ क्षेत्र, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे हम लोग फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो ये जो ऑप्शन दिया है इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनाईमुदी। लगभग 2695 इसकी मीटर, 2695 मीटर इसकी लेंथ ऊंचाई है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, इसको ध्यान रखें। मैंने यहाँ पे इसका एक मैप दे रखा है फ्रेंड्स, अब देखिए, ये अरावली माउंटेन्स है, ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा, विंध्याचल सतपुड़ा के बीच से ही आपको ये नदी फ्लो करती है, याद रखिएगा। और ये जो आपको दिख रही है ये वेस्टर्न घाट फ्रेंड्स, और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ मिलती है वहाँ नीलगिरी माउंटेन है, और इसी की सबसे ऊंची चोटी क्या है फ्रेंड्स, तो अनाईमुदी, आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ ले कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है तो दोदा बेटा है फ्रेंड्स, याद रखिए। और भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सा है तो कार्डमम हिल्स है, या फिर उसे हम लोग इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं। और एक और बात याद रखिए, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ज़्यादातर लोग महेंद्रगिरी याद रखता है, जो कि गलत है फ्रेंड्स। अगर ऑप्शन में महेंद्रगिरी है तो आपको टिक करेगा, नहीं तो याद रखना है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी अरोया कोंडा है, याद रखिएगा, अरोया कोंडा है फ्रेंड्स, जो का किस राज्य में है तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो अगर अरोया कोंडा ऑप्शन में नहीं है तब आप महेंद्रगिरी को टिक कीजिएगा, लेकिन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी यही है, याद रखिएगा, आपको काफ़ी महत्वपूर्ण बात हो जाएगा। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि लोएस्ट प्रकार की जो मिट्टी है जो हवा द्वारा उड़ाकर बरित गाद से जमा होती है, किस प्रकार की मिट्टी है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही देखें, एलोवियन सॉइल है, पवन द्वारा निक्षेपित
ये बड़े स्तर पर चीन में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, जिसे पीली मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि बालू का रंग थोड़ा थोड़ा पीला होता है। आपको याद सिलिकन ऑक्साइड जो होता है, सिलिकन ऑक्साइड, तो इसलिए इसको पीली मिट्टी भी कहा जाता है। तो लोएस मैदान एक मैदान जो है एक प्रकार का निक्षेपित मैदान है जो पौनों के द्वारा बनाया जाता है, याद रखना है। अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे फ्रेंड्स। ये कह रहा है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो जो भी ऑप्शन लिखे हैं इसमें से आपको पता है कि एक ही लाइन है जो है भारत से होकर गुजरती है, याद रखेंगे आप। तो ये कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा। देखिए ये जो 0 डिग्री इक्वेटर होता है, इसके आप नॉर्थ में जाएंगे तो 23.5 डिग्री को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, और साउथ में आप आएंगे तो 23.5 को हम लोग कहते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा को अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये जो आपको आर्कटिक वृत्त कहा रहा है, ये 66.5 डिग्री को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, याद रखिएगा। इसी तरह साउथ में आप आएंगे तो 66.5 डिग्री को अंटार्कटिका वृत्त कहा जाता है, याद रखिएगा। ये जो आर्कटिक वृत्त है यहाँ पे 6 महीना सूर्य का प्रकाश कंटिन्यू पड़ता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जो कर्क रेखा आपको पता है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इन 8 का नाम आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय में विभाजित हो गए। ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चौथी जो बौद्ध संगीति ये कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष बनाए गए थे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। और ये शासक कौन था इसमें? तो कनिष्क शासन था, आपको याद रखना है। ये तीसरी बौद्ध संगीति है, यह जो सम्राट अशोक थे उनके समय हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखना है। और इसके तीसरी बौद्ध समिति के जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये दूसरी जो बौद्ध संगीति है इसके समय जो शासक थे कालाशोक था। इस समय अध्यक्ष कौन था आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स। और पहली बौद्ध संगीति के बारे में आप जो भी जानते हैं हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में सियाराम दल, याद रखिए। अब सवाल आपसे ऐसे बन जाएंगे कि सियाराम दल का गठन बिहार में किया गया निम्न में से किस आंदोलन के दौरान? वहाँ ऑप्शन आपको दिया जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर कोई और। तो आपको ध्यान रखना है भागलपुर में इसका गठन किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है फ्रेंड्स, कई बार ये पूछा जा चुका है, बीपीएससी ने भी एक बार पूछ लिया है कि सियाराम दल का संबंध बिहार के निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ा था? तो आपको याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और ये जो आंदोलन है 8 अगस्त के मुंबई के ग्वालियर टंग से शुरू हुआ था, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 9 अगस्त को ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी ऑपरेशन 0R के तहत जो भी भारत के महत्वपूर्ण नेता थे उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था उन्होंने, याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि तुगलक वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, जिसे देवगिरी भी कहा जाता है, स्थानांतरित किया था? ये ऑप्शन है। तो आपको पता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इसे पागल बादशाह भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी उटपटांग काम किया था, याद रखिएगा इसका नाम मोहम्मद, इसे MBT शॉर्ट में कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रख। इन्होंने कृषि विभाग का भी, दीवान एक कोही जो था कृषि विभाग, इसका गठन किया था, काफ़ी महत्वपूर्ण शासक था इसे, याद रखिएगा। और देखिए ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक, इसके साथ एक और शब्द जुड़ा होता है फ्रेंड्स कि केवल यही और अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारत में 2 ऐसे शासक हुए जो किसानों से उपज का 50% टैक्स लेते हैं। तो कभी सवाल ऐसा पूछ लिया जाए कि मध्यकालीन भारत के 2 ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने किसानों से उपज का 50% तक टैक्स लिया था? तो 2 ही थे। कौन? एक था मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी। आप इसको याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बात हो जाएगा फ्रेंड्स ये। हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, यह नारा किस समाज के सुधारक संस्थापक ने दिया था? ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है, आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती जी ने यह नारा दिया था। और दयानंद सरस्वती जी मानते थे कि वेद जो है यह पूर्णतः सही है, इसमें जो लिखा है सब सही है, इसलिए हमें वेदों के अकॉर्डिंग जो है व्यवहार करना चाहिए। दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में बम्बई में, आपको याद रखना, आर्य समाज की स्थापना किया था, लेकिन बाद में अपना हेडक्वार्टर को लाहौर लेकर चले गए थे, ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाएगा फ्रेंड्स। दयानंद जो सरस्वती जी है मूर्ति पूजा के विरोध करते थे, याद रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि मूर्ति पूजा के समर्थक थे, तो जी नहीं, इनका बचपन का नाम मूल शंकर था, याद रखिएगा। जो विवेकानंद जी है इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, याद रखिएगा। वहीं जो राजा राम मोहन राय है ये वेदांता कॉलेज की स्थापना 1825 में करेंगे, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में करेंगे और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करेंगे, याद रखिएगा। कई बार ये इनका क्रम सजाने के भी पूछ लिया जाता है, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और विद्या जो सागर है यह महिला शिक्षा को बढ़ावा देते
देते थे, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स। और इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया और पुरुष और महिला की बराबरी की बात किया था। सती प्रथा का इन्होंने भी विरोध किया था। अगले सवाल की तरफ फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ प्रमुख नेता कौन से थे, याद रखिएगा। तो पहले तो आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण बिहार में एक जिला है, अब वर्तमान में 2 जिलों में बट गया है, एक पश्चिमी चंपारण और एक पूर्वी चंपारण। आपको पता है कि पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से जिला है। तो उस समय इनके गांधी जी के साथ कौन कौन से लोग आए थे, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण। देखिए JB कृपलानी भी साथ में आए थे, लेकिन नेहरू जी नहीं थे, जिस कारण ये ऑप्शन गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। सरदार पटेल तो नेहरू जी से मिलेंगे ही 1928 के आसपास बरदौली सत्याग्रह में, तो ये भी नहीं होंगे आंसर, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण जी भी साथ में नहीं थे, याद रखिएगा, बाद में जुड़े ये। तो राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर सिन्हा, ये लोग सब, JB कृपलानी, ये लोग गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे, याद रखिएगा। गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ल जो भिरतहरी गांव से थे, उनके बुलावा पे आए थे कहाँ, चंपारण। और चंपारण जो नील आंदोलन था, जो ब्रिटिश थे किसानों से नील जबरदस्ती उगाते थे, जिस कारण किसान की उपज जो भूमि थी वह खराब हो रही थी लगातार। और अगर जो किसान नील की खेती नहीं करता था उससे एक तवान नाम के लोग बड़े स्तर पर टैक्स लिया करते थे। तो गांधी जी के आने पर यह आंदोलन सफल रहा और भारत में स्थानीय स्तर पर गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था। और इसी के आधार पर 1918 में चंपारण कृषि कानून पारित हुआ और नील की खेती अब कह दिया गया किसान की अगर मर्जी है तो करेगा, नहीं मर्जी है तो नहीं करेगा, याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये बातें हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि धन विधेयक जो मनी विधेयक होता है उसे राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है। तो याद रखिए, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 110 है फ्रेंड्स, ये मनी विधेयक के बारे में बात करता है। और इसमें कहा जाता है कि जो ये धन विधेयक है केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है पहली बार। और लोकसभा जो स्पीकर होते हैं यह बताते हैं कि जो विधेयक है यह धन विधेयक है। और ऐसे में जब यह राज्यसभा के पास भेजा जाता है तो राज्यसभा केवल 14 दिन तक इस विधेयक को रोक सकती है। देखिए, राज्यसभा के पास इस विधेयक में इसलिए लगभग 0 अधिकार माना जाता है कि 14 दिन से अधिक अगर राज्यसभा रोकती है तो इस विधेयक को ठीक उसी प्रकार पारित मान लिया जाता है जिस प्रकार लोकसभा पारित करती है, याद रखना है। अगर राज्यसभा चाहे संशोधन इसमें कर सकती है, उस संशोधन को अगर लोकसभा एक्सेप्ट करती है तो अच्छी बात, न भी करेगी तभी कोई बिल पर प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखिएगा। और जब यह लोकसभा से पास होकर राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 111 के तहत धन विधेयक लौटा नहीं सकते, याद रखिएगा। राष्ट्रपति को धन विधेयक पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये विधेयक पे रख लेंगे चुपचाप, ना रिटर्न करेंगे ना कुछ कहेंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते हैं, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और धन विधेयक भारतीय जो लोकसभा है उसमें फ्रेंड्स राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही पारित किया जाता है, रखा जाता है, याद रखना है। 2-3 बातें याद रखिएगा धन विधेयक में। इससे अनुच्छेद 110 संबंध रखता है, राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है। धन विधेयक को लोकसभा में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, प्रायर परमिशन से ही रखा जाता है। आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी सहमति देते हैं, उसे रिटर्न नहीं कर सकते हैं, आपको याद रखना है। हाँ, उसको चाहे तो चुपचाप लेके बैठे रह सकते हैं फ्रेंड्स। और लोकसभा अध्यक्ष यह सर्टिफाई करता है कि लाया गया जो विधेयक है यह धन विधेयक है या नहीं है। तो ये बातें जो एक्स्ट्रा मैं बताई आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगले सवाल पर हम लोग मूव करेंगे। अगला सवाल कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा की प्रक्रिया का उल्लेख, याद रखिए, यहाँ प्रक्रिया बोला है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट की क्या प्रोसेस होगी उसका चर्चा किया गया। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगाने का अधिकार आर्टिकल 56 क्लॉज 2 में, याद रखिएगा, क्योंकि आर्टिकल 56 ही डील करता है कि राष्ट्रपति अपने पद धारण करने से 5 वर्ष तक पद पे बने रह सकते हैं और उसके पहले वह उपराष्ट्रपति को त्याग पद देकर हट भी सकते हैं और उन्हें संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से महाभियोग की प्रक्रिया जिसका वर्णन आर्टिकल 61 में किया उसके थ्रू हटाया भी जा सकता है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आर्टिकल 61 के तहत उस प्रक्रिया का वर्णन है जिसे हम लोग महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं, जिसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है फ्रेंड्स। और इस चैनल पे आप पीछे जाकर देखेंगे तो इम्पीचमेंट पे एक डिटेल वीडियो पड़ा हुआ है फ्रेंड्स, उससे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उनको भी उसमें कोट किया गया, तब उसको भी देखिए। वहीं जो आपका आर्टिकल 72 है फ्रेंड्स, यह राष्ट्रपति की जो पार्डनिंग पावर है, क्षमादान शक्तियाँ, उससे डील करता है। वहीं जो आर्टिकल 76 है फ्रेंड्स, यह डील करता है जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल, उनसे डील करता है फ्रेंड्स, इसको याद रखिए। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि जो शून्यकाल 0 आवर होता है यह क्या है फ्रेंड्स। तो देखिए, जो शून्यकाल है यह संविधान में कहीं नहीं लिखा गया, यह भारतीय संसद की देन है। ऐसा एक प्रोविजन साउथ अफ्रीका के संसद में भी चलता है जहां उसे गैप आवर कहा जाता है फ्रेंड्स,
साउथ अफ्रीका में इसे गैप आवर कहा जाता है। और 0 आवर जस्ट प्रश्नकाल का जो 11 से 12 प्रश्नकाल होता है उसके बाद का जो समय होता है उससे हम लोग कई बार 0 आवर कहते हैं, क्योंकि इसमें सदन में अति महत्वपूर्ण जो विषय है उस पर चर्चा किया जाता है। याद देखिए, और जो शून्य काल है उस पर कोई दूसरा डिस्कशन नहीं होता। अगर कोई अति महत्वपूर्ण चर्चा किया जा रहा है विषय पे तो केवल और केवल उसी पे चर्चा किया जाएगा। और यह भी ध्यान रखना है कि शून्य काल के दौरान बिना पूर्व नोटिस के भी चर्चा किया जा सकता है। मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं उनकी चर्चा 0 आवर में की जा सकती है, जिनकी प्रायर कोई भी नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये भारतीय संसद का दुनिया को देन है, आपको याद रखना है। इसका संविधान में कहीं वर्णन नहीं है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। याद रखिएगा, ये हम लोग कंसेप्ट जो है राज्यपाल नियुक्ति की, ये हम लोग कनाडा से लिए हैं फ्रेंड्स, याद रखना आपको। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जी करते हैं। समानता ऐसा माना जाता है कि राज्यपाल 5 साल के टेन्योर के लिए होते हैं, लेकिन बीच बीच में उनका ट्रांसफर भी राष्ट्रपति करते रहते हैं। राष्ट्रपति ये जो नियुक्ति है, जो मंत्रिपरिषद होती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, उसके सलाह और परामर्श से करते हैं, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे क्या रहा है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में किसका चर्चा किया गया। ऑप्शन है फ्रेंड्स ए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र राज्य संबंध की जो चर्चा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आपसे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स ये। नमस्कार फ्रेंड, ये जो मैंने आंसर बताया मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैं मिटा दे रहा हूँ, आपसे इसको टिक कर देते हैं हम लोग। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि ये जो 11वीं अनुसूची है भारतीय संविधान में, यह पंचायतों से डील करती है। याद रखिएगा, इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में ऐड किया गया था, याद रखिएगा। तो 11वीं अनुसूची पंचायत से डील करती है, वहीं जो 12वीं अनुसूची है फ्रेंड्स, यह नगरपालिका से डील करती है। मैं जो 11वीं जो भाग 11 है उसमें केंद्र राज्य संबंध है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था वहाँ से, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। 11वीं अनुसूची पंचायत से रिलेटेड है, जो भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। वहीं जो 12वीं अनुसूची है नगरपालिका से संबंधित है फ्रेंड्स, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, टोटल 22 जो भाषाएं हैं, यह 8वीं अनुसूची में चर्चा की गई है फ्रेंड्स, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स। 7वीं अनुसूची में यह संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का चर्चा किया गया, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल क्या रहा है कि किस वैज्ञानिक ने गति के नियम का प्रतिपादन किया था। ये ऑप्शन है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आइजक न्यूटन ने पहली बार गति के नियम को डील किया था, याद रखिएगा। गैलीलियो जो यह दूरबीन से जुड़े इनका नाम जोड़ता है, याद रखिए। ये जो निकोला टेस्ला है फ्रेंड्स, ये चुंबकीय क्षेत्र से अपना संबंध जोड़ता है। और अल्बर्ट आइंस्टीन आपको पता है सापेक्षवाद के सिद्धांत के लिए काफ़ी फेमस है, और इन्हीं का एक सिद्धांत है EMC², याद रखिएगा। जो एनर्जी जो मास में कन्वर्ट करता है उससे भी अल्बर्ट आइंस्टीन जुड़े हुए हैं, याद रखना आपको। अगला सवाल हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। अभी कुछ सवाल साइंस के हैं फ्रेंड्स, कि किसी वस्तु का जो भार है, वेट, ये अधिकतम कहाँ होता है। ये ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी वस्तु का जो भार मैक्सिमम भार होता है फ्रेंड्स, यह पोल पे होता है। मेरे बात को ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। देखिए, जो किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है यह हर जगह फिक्स्ड होता है, चाहे आप किसी वस्तु को मून पे ले जाएं, ध्रुव पे ले जाएं, चंद्रमा पे ले जाएं, या फिर पृथ्वी के भूमध्य रेखा पे रखें, उसका जो अगर द्रव्यमान 10 kg है तो वह 10 kg ही होगा। लेकिन वहीं जो वेट होता है जिसे हम लोग भार कहते हैं, एक प्रकार का बल होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसके भार का क्योंकि जो मात्रा के न्यूटन हो जाता है, तो ध्रुवों पर भार मैक्सिमम होता है और वहीं भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होता है, पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। इन 3 बातों पर ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण। और अगर आप चंद्रमा पर जाएंगे तो चंद्रमा पर पृथ्वी का लगभग 1/6 हो जाता है, भार काफ़ी कम हो जाता है। तो कई बार सवाल यह पूछ लिया जाता है कि किसी व्यक्ति का चंद्रमा पर भार और द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका द्रव्यमान सेम रहेगा फ्रेंड्स, लेकिन उसका जो भार है यह बदलते रहता है। तो आप इसको इन तीनों बातों को यहाँ ध्यान रखिएगा अलग अलग से। मैं एक बार और आपको बता दे रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति का मैक्सिमम अधिकतम भार ध्रुवों पर होता है, न्यूनतम भार भूमध्य रेखा पे होता है, 0 भार पृथ्वी के केंद्र पर होता है, और चंद्रमा पर पृथ्वी पर जो भी उसका भार होगा उसका 1/6 होता है, याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये बात है फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि आवर्त सारणी जो आधुनिक वर्तमान की आवर्त सारणी है, यह किस वैज्ञानिक के नियम पर आधारित है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है मोजले का, जो मोसले या मोजले जिसको कहा जाता है, उसका जो आधुनिक सारणी है उस पर, याद रखिएगा। जो आधुनिक आवर्त सारणी है फ्रेंड्स, यह एटॉमिक नंबर पर आधारित है, याद रखिए। किस पे, एटॉमिक नंबर, जिसे हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं, Z से, और वहीं एटॉमिक मास को हम लोग A से डिनोट करते हैं। तो याद रखिए, इनका
जो मोजले का जो परमाणु आवर्त सारणी था, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। ये डोबेनियर का त्रिक नियम भी याद रखिएगा। न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम के बाद जाते जाते यह फेल होने लगा था। मेंडलीव ने पहली बार दिया था इस कंसेप्ट को, आवर्त सारणी को, लेकिन यह द्रव्यमान संख्या पर आधारित था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जिस कारण मोजले जो आए इनका काफ़ी फेमस हो गया। और यह आपको अगर पूछ लिया जाए जो आधुनिक आवर्त सारणी या फिर मोजले की आवर्त सारणी किस पे आधारित है, तो परमाणु संख्या पर आधारित है, जिसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल फ्रेंड्स, अगला सवाल आपसे कह रहा है जो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो घरों में प्रयोग किया जाता है उसका मुख्य घटक क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन और ब्यूटेन उसका मुख्य घटक होता है, याद रखें। एसिटिलीन जो है एक प्रकार का गैसीय गैस होता है, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स। मीथेन जो है जिसका फॉर्मूला CH4 होता है, यह एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। और इसकी जो क्षमता होती है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इसकी कैपेसिटी होती है, यह कार्बन डाइऑक्साइड से काफ़ी अधिक होती है, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर है किसकी इकाई है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन है। तब याद रखना, प्रकाश वर्ग दूरी की यूनिट होती है, फिर समय की बिल्कुल नहीं होती, याद रखिए, प्रकाश वर्ष दूरी की सबसे इकाई होती है। और सवाल एक यह भी बनेगा कि क्या प्रकाश वर्ग दूरी की सबसे लंबी यूनिट है, बड़ी यूनिट है, तो जी नहीं, दूरी की सबसे लंबी या बड़ी यूनिट जो पारसेक होती है, याद रखिएगा। एक पारसेक में 3.2 प्रकाश वर्ष होता है, अगर मेरा मेमोरी ठीक है 6 प्रकाश वर्ष होता है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये आप याद रखिएगा, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो पारसेक होती है। प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है और पारसेक भी दूरी की इकाई है, इन दोनों में सबसे बड़ा पारसेक होता है, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिए। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जो 71वीं PSC का PT हुआ था, उसमें भी यह पूछ लिया गया था कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर था 16 सितंबर फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI द्वारा निर्धारित रेपो दर का प्राथमिक कार्य क्या है, याद रखिए। रेपो दर का मतलब यह होता है फ्रेंड्स, ये जो रेपो रेट होता है, RBI जब भी मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है, पैसा को इकोनॉमी के भाषा में लिक्विडिटी या तरलता कहा जाता है, तो जब भी RBI चाहती है कि मार्केट में लिक्विडिटी या फिर तरलता को कम किया जाए, क्या किया जाए, तरलता को, लिक्विडिटी को, तो रेपो रेट को बढ़ा देती है, याद रखिए। इन दोनों में रिवर्स का रिलेशन है। क्यों, रेपो रेट क्या होता है, तो इस रेट पे बैंक जो होती हैं कम समय के लिए RBI से ऋण लेती है। तो अगर मान लीजिए कि RBI ब्याज की दर बढ़ा देगी, ज़्यादा बैंकों से ब्याज लेगी, तो बैंक कम ब्याज लेंगे RBI से, और जब बैंक कम ब्याज लेंगे तो नीचे लोगों को कम ब्याज देंगे, और जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी क्या होगी, कम होगी। और जब लिक्विडिटी कम होती है तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन जो होता है, जिससे हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं, ये भी क्या होता है, घटता है। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, उसी के हिसाब से टिक कीजिए। बैंक के पास रखी जाने वाली नगद की मात्रा को नियंत्रित करता है, नहीं फ्रेंड्स, यह CRR की तरह होता है, CRR और SLR की तरह, ये सब जो है वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है, ये इसका राइट आंसर। अगले देख लेते हैं आगे क्या है। सरकार को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा को नियंत्रित कर, जी नहीं, गलत है ये। शेयर बाजार नहीं, शेयर बाजार से RBI का कनेक्शन ही नहीं है, सेबी का कनेक्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस दर पर RBI वाणिज्यिक जो कमर्शियल बैंक होती है उनको उधार देता है। और याद देखिए, आप कई बार सुनते हो कि कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक क्या होती है, तो वैसी बैंक है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के RBI जो एक्ट है, माफ कीजिएगा, RBI एक्ट 1934 होती है, उसके शेड्यूल में अगर वो रजिस्टर्ड है तो उन्हें हम लोग कमर्शियल बैंक कहेंगे, और उस शेड्यूल में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे कमर्शियल बैंक नहीं माना जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। पता है आपको, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, रोगों से लड़ने के जो काम होता है, यह WBC का, व्हाइट ब्लड सेल का होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पोषक तत्वों का परिवहन ब्लड में होता है, लेकिन यह हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य फ्रेंड्स ऑक्सीजन का जो है ये। और जो रक्त का थक्का बनाने, ये फाइब्रोनिजिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो रक्त को थक्का बनाता है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य आपको याद रखना है क्या है फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल कह रहा है, ये बिहार से स्पेसिफिक कुछ सवाल है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित नहीं था। तो आपको पता है कि अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म एक ग्रंथ है और एक जैन धर्म है, उसका अपना बताइए क्या है। अंगुत्तर निकाय जो है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है फ्रेंड्स। तो उन 16 महाजनपदों में 3 जो जनपद थे वह बिहार में थे। कौन कौन से, मगध था, अंग था, बजी था। कोसल यूपी में पड़ता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर कोसल हो जाएगा। यूपी में कितने थे, तो 8 थे। और आपको ध्यान रखना, देश से बाहर कितने थे, तो 2 थे। और पूछ ले कि दक्षिणी भारत में कितने थे, तो 1 थे। जो महाराष्ट्र में था अस्मक,
जो दक्षिण भारत का है उसका नाम अस्मक है, उसकी कैपिटल जो पोटली हुआ करती थी, याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश से बाहर 2 हुआ करती थी, एक जो था वह राजस्थान में था मत्स्य नगर, जिसकी कैपिटल विराट हुआ करता था, फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है फ्रेंड्स ए। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। 28 फरवरी को सीवी रमन जो है रमन प्रभाव की खोज किए थे, जिस कारण 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। याद रखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बाकी जो दिवस दिए हैं ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 15 सितंबर को एम विश्वेश्वरैया का जन्म पर भारत में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। 24 अप्रैल को, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन था फ्रेंड्स 1992, यह 24 अप्रैल को लागू किया गया, जिस कारण भारत में 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाए जाते हैं और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद्र के सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन तो आपसे एक पूछा है मैंने, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन का आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दिया। आप इसको भी याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बात हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए ये जो चैनल पे जो जीएस के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपके जो एनटीपीसी रेलवे कनेक्ट कराएगी, या फिर एईडीओ जो बिहार में होगा, या फिर बीपीएससी का जो टीचर वाला है, या फिर दरोगा। मेनली इसमें मेन टारगेट दरोगा किया जा रहा था, उसके लिए भी बेनिफिट्स है फ्रेंड, इनको फॉलो कीजिए। और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो करंट अफेयर्स अवेलेबल कराया जाता है उनको भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।